आज उमा स्कूल से जल्दी घर आ गई थी क्योंकि आज स्कूल की एक अध्यापिका के घर में कुछ गमी हो गई थी, तो स्कूल की छुट्टी जल्दी कर दी गई थी। कुछ समय के लिए सभी अध्यापिकाएं उन अध्यापिका के घर गई थी और फिर सभी औपचारिकता पूरी करके अपने अपने घर वापस आ गई। उमा ने घर पहुंचकर चेंज करके लंच आदि करने के पश्चात सोचा कि क्यों ना आज अलमारी की सफाई कर ली जाए। मुश्किल से तो आज घर में जल्दी आ पाई हूँ, यही सोचकर उमा अलमारी की सफाई करने लगी। सफाई करते करते उमा के हाथ में उसकी अपनी शादी की एल्बम आ गई, तो उमा अपनी शादी की एल्बम उठाकर देखने लगी। आज लगभग 10 वर्ष हो गए थे उमा की शादी हुई। एल्बम वाली फोटोज में सब लोग कैसे लग रहे थे। इन 10 सालों में कितना बदलाव आ गया है सभी में। सबसे मिले हुए भी तो कितना समय हो गया है। एल्बम में फोटो देखते देखते उमा की नज़र एक फोटो पर टिकी तो फिर हटी नहीं। अरे, ये तो कानपुर वाली भाभी है। उमा के मुख से आहा सी निकली और वह पहुंच गई पुरानी यादों में। कानपुर वाली भाभी मेरे लिए एकदम आसमान से उतरी परियों जैसी थी। भाभी का नाम सुंदरी था। भौजी बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप ही थी। एकदम दूध सा सफ़ेद रंग, पतली सी नाक, बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें और लंबे काले घने बालों की घुटनों तक लटकती चोटी, और आवाज़ ऐसी सुंदरी भाभी की कि जब बोले तो मुंह से फूल झड़े। ईश्वर ने फुर्सत से बनाया था सुंदरी भाभी को। हम ठहरे मेरठ शहर वाले, हमें तो बोलने का भी सलीका नहीं आता था। एकदम ठेठ देहाती भाषा हमारी। और सुंदरी भाभी हम सब भाई बहन की प्रिय थी। हम भाई बहन तो सुंदरी भाभी को भाभी ही कहते थे, लेकिन सुंदरी भाभी कितना मीठा बोलती थी। जब भी बोलती तो ऐसा लगता जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हों। सुंदरी भाभी हमें हमेशा कहती, जीजी हमें भाभी नहीं भौजी बोला करो। सुंदरी भाभी का परिवार वैसे तो मथुरा के आसपास का ही था, मगर उनके दादाजी की नौकरी कानपुर में थी, तो उनके दादाजी कानपुर नौकरी के लिए गए और वहीं के होकर रह गए। भाभी के पिता की पढ़ाई लिखाई और फिर नौकरी सब कानपुर में हुई। भाभी की पैदाइश भी कानपुर की है, तो सुंदरी भौजी की बातों में कानपुरिया झलक आती थी। मैं तो बहुत हंसती थी भौजी की बातें सुनकर। कितने प्यार से बोलती थी। हम तीनों भाई बहन तो दीवाने थे सुंदरी भौजी के, लेकिन भौजी जितनी सुंदर थी उतनी ही बदसूरत उनकी किस्मत थी। सुंदरी भौजी के पति किशोर भैया रिश्ते में मेरे बड़े भाई लगते थे। किशोर भैया मेरे ताऊजी के बेटे थे। सीरत में न सूरत में दुनिया भर के व्यसन थे उनमें। बेचारी सुंदरी भाभी को बहुत सताते थे। कई बार तो भाभी का बनाया हुआ पूरा खाना पशुओं को डालाते, यह बोलकर कि खाना बहुत ही बकवास बना है। अक्सर ताऊजी के घर से आवाज़ें आया करती थी, कभी बर्तन गिरने की तो कभी सुंदरी भाभी के चीखने चिल्लाने की। वो लोग सुंदरी भाभी पर बहुत अत्याचार करते थे। ताऊजी तो कभी कुछ नहीं बोलते थे, मगर ताईजी शशिकला और उनकी बेटी ललिता पंवार से कम नहीं थी। कैसे कैसे इल्जाम भौजी पर लगाती थी। उमा सोचते सोचते यादों के जरिए अपने गांव के उस घर में पहुंच गई जहां पर उमा, उसकी बड़ी बहन सीमा और छोटा भाई अजय अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके पड़ोस में पापा के बड़े भाई यानी मेरे ताऊजी रहते थे। ताऊजी के घर से आज फिर सुबह सुबह ही
चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मम्मी बार बार बोल रही थी, ये दुष्ट आज फिर सुबह सुबह ही शुरू हो गए हैं। लक्ष्मी जैसी बहू को चुड़ैल बोलकर मारपीट करते हैं। कमी खुद की औलाद में है और अत्याचार बेचारे सुंदरी बहू पर करते हैं। ऐसे दुष्टों को नर्क में भी जगह न मिलेगी। केवल भाई साहब ही है जो सुंदरी बहू की थोड़ी बहुत परवाह करते हैं, जिनके कारण सुंदरी की जान बची हुई है। वरना तो ये लोग कब के सुंदरी को मार डालते। आवाजें और तेज आने लगी थी। हम सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मम्मी पापा को बार बार बोल रही थी, ए सुनो जी, तुम ही चले जाओ, जाकर देखो ना, कहीं बहू को आज मार ही ना डाले ये दुष्ट। पापा ने लापरवाही से कहा, अरे तुम रहने दो सावित्री, उनके घर का मामला है, हमें क्या लेना देना। कैसी बात कर रही हो जी आप, इंसानियत भी कोई चीज होती है। तभी उमा ने कहा, पापा प्लीज आप जाकर देखो ना। उमा ने अपने पापा से कहा तो वे मन मारकर ताऊजी के घर की ओर चल दिए। पीछे पीछे माँ और माँ के पीछे हम तीनों भाई बहन भी। हम अभी ताऊजी के घर के दरवाजे पर ही पहुंचे थे कि तभी सुंदरी भाभी के बहुत ही तेज चीखने की आवाज आई। हमने अंदर जाकर देखा तो किशोर भैया सुंदरी भाभी को बेल्ट से बुरी तरह मार रहे थे। भाभी के सब कपड़े अस्त व्यस्त थे और भाभी आंगन के बीच लेटी हुई चिल्लाते हुए बोल रही थी कि मत मारो, छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। भाभी की पीड़ा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और अजय तो किशोर भैया पर टूट ही पड़ा था। कितना छोटा था अजय तब, किंतु उसे भी सुंदरी भोजी की पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई। अजय को पापा ने बड़ी मुश्किल से रोका था। कितना रो रहा था अजय और हम सबकी आंखों में भी आंसू थे, मगर दुष्ट ताई जी और उनकी बेटी ललिता दोनों खड़ी हुई भाभी को घूर रही थी। पापा ने आगे बढ़कर किशोर भैया के हाथ से बेल्ट छीनी और उनको एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। किशोर भैया गुस्से में बोले, चाचा जी आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, ये हमारे घर का मामला है। पापा ने एक थप्पड़ और रसीद किया और बोले, अच्छा ये तेरे घर का मामला है, लेकिन तेरे घर के मामले की आवाजें हमारे घर तक आ रही हैं। हमारे भी बच्चे हैं, इनके ऊपर भी गलत असर पड़ता है तो ये केवल तेरे घर का मामला नहीं रहता, मामला सार्वजनिक हो जाता है। और अगर तूने अब बहू पर हाथ उठाया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। तुम लोगों का ये रोज का नाटक है। जब नहीं निभ रही तो बहू के घर वालों को बुलाकर बात कर ले और अलग हो जा। तभी ताई जी बोलती हैं कि ये कलमुही ऐसा काम करती ही क्यों है जो किशोर को गुस्सा आए और ये हाथ उठाने पर मजबूर हो जाए। क्या जरूरत थी इसे पराए मर्द के सामने घूंघट खोलने की। कुलच्छिनी कहीं की नैन मटक्का कर रही थी सुखराम के बेटे के साथ। बस बस जीजी, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी नजर में तो पूरे गांव की बहू और बेटियां चरित्रहीन है, बस तुम और तुम्हारी बेटी ही सती सावित्री है। मेरा मुंह मत खुलवाओ जीजी। पापा के मुंह से पुलिस की धमकी सुनकर किशोर भैया के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तभी मम्मी ने सुंदरी भोजी को उठाया और अंदर कमरे में ले गई। ताई जी और उनकी बेटी ललिता, जो शादी होने के बाद भी
मायके में पड़ी हुई थी। दोनों बड़बड़ाती हुई वहां से अलग चली गई। मम्मी ने मुझसे कहा, उमा, जा सुंदरी बहू के लिए अपने घर से हल्दी वाला दूध लेकर आ, और सुन, कोई ट्यूब भी ले आना, मरहम वाली, तो अपनी भाभी को लगा देना। फूल से बदन पर कितने निशान डाल दिए दुष्टों ने। मैं फटाफट अपने घर से हल्दी वाला दूध और मरहम की ट्यूब ले आई। पहले सुंदरी भाभी को हल्दी वाला दूध पीने को दिया। फिर मम्मी ने कहा, तू अपनी भाभी को मरहम लगा दे। तो भाभी मम्मी के सामने थोड़ी हिचकिचा रही थी। मम्मी ने कहा, उमा, तू बहू को मरहम लगा दे, मैं जा रही हूँ। यह बोलकर मम्मी चली गई। मैं भाभी को मरहम लगाने लगी। भाभी की दूध सी सफ़ेद चमड़ी पर जगह जगह बेल्ट के लाल निशान बन गए थे। मैं जब भी भाभी को मरहम लगाती, भाभी के मुंह से आह निकलती तो मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे, जो भाभी की पीठ को भिगो रहे थे। भाभी को जब एहसास हुआ तो वो बोली, जीजी, आप रो रही हो? हाँ भौजी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है। तभी भाभी बोली, उमा जीजी, ऐसा लगता है अब तो ये दुख दर्द ही मेरी जिंदगी है। एक दिन ऐसे ही मेरा अंत हो जाएगा। नहीं नहीं भौजी, ऐसा मत बोलो, एक दिन सब ठीक होगा। अमर भैया भी तो कभी नहीं आते, वो भी तो आकर देखे कभी कि उनके घर में क्या अत्याचार हो रहा है उनकी खुद की भाभी पर। उमा जीजी, मैं तो कभी मिली ही नहीं हूँ देवर जी से, वो कभी आते ही नहीं हैं। भौजी, अमर भैया व्यवहार में इस परिवार से अलग है। वो बिल्कुल ताऊजी जैसे हैं, कम बोलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। ललिता दीदी की वजह से नहीं आते हैं अमर भैया। तभी ललिता दीदी आ जाती हैं और उमा से बोलती है, क्यों नहीं उमा, तू क्या सिखा रही है इस कलमुही को मेरे खिलाफ? ललिता दीदी, मैं कुछ नहीं सिखा रही हूँ और ना ही मुझे जरूरत है सुंदरी भौजी को कुछ सिखाने की। सुंदरी भौजी कोई बच्ची नहीं है, ये खुद जानती है कि आप क्या हो और कैसी हो। अच्छा भौजी, मैं चलती हूँ, और हाँ, कोई बात होगी तो बताना, किसी से डरना मत भौजी। उसी दिन शाम को उमा कॉलेज से लौटते समय सुंदरी भौजी के लिए मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा लेकर आई और अपना कॉलेज बैग रखते ही सीधा सुंदरी के पास पहुंच गई। सुंदरी की सास और ननद घर पर नहीं थी, ना ही ताऊजी थे। उमा सीधे सुंदरी के कमरे में गई तो देखा सुंदरी बिस्तर पर लेटी हुई कर रहा रही थी। उमा फुर्ती से सुंदरी के सिरहाने जाकर बैठ गई और यह पूछते हुए कि क्या हुआ भौजी, दर्द ज्यादा है क्या? उमा ने यह कहते हुए सुंदरी का माथा स्पर्श किया तो उसका माथा भट्टी की तरह तप रहा था। हे भगवान, भौजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ उमा जीजी, बदन दर्द से टूट रहा है, बहुत बेचैनी भी हो रही है। उमा का दिल भर आता है। वह सुंदरी को बोलती है, भाभी, क्यों सहती हो इतना सब? क्यों नहीं अपने माता पिता को बुलाकर सब कुछ बता देती आप? उमा जीजी, कैसे बताऊं पिता को? गरीब है मेरे पिता, उन्होंने दहेज नहीं दिया है, तो ये सब तो सहना होगा। इतना बोलकर सुंदरी भाभी फूट फूट कर रोने लगी। उमा भी सुंदरी के साथ साथ रोने लगती है और सुंदरी से कहती है, भाभी देखना, जल्दी ही भगवान आपके सब दुख दूर करेंगे। अच्छा भाभी,
मैं आपके लिए बुखार की दवा लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में उमा अपने घर से बुखार की दवा लेकर सुंदरी को दे देती है और सुंदरी को यह बोलकर कि भाभी अब आप आराम करो, मैं फिर आऊंगी। अगले दिन उमा सुबह के समय कॉलेज जाने को तैयार हो रही है। बीच बीच में बार बार खिड़की की सरिया से आंगन में देख रही है कि शायद भाभी तुलसी के पौधे में पानी डालने आ जाए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बार बार भाभी की कही हुई बात कानों में गूंज रही थी कि दहेज नहीं लिया है ना, उसका भी तो एहसान चुकाना है। आज न सही कभी ना कभी तो किशोर मुझे अपनाएंगे ही, इसी उम्मीद पर तो जिंदा हूं। उमा सोचती है वो क्या अपनाएगा जो दूसरी के साथ गुलछर्रे उड़ाता हो। सुंदरी भोजी एक छोटी आशा के सहारे जी रही है। फिर उमा आसमान की ओर देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे ईश्वर, कहाँ है तू? अब तो सुंदरी भाभी के कष्टों को दूर कर दे। उस दिन ईश्वर ने उमा की ऐसी सुनी कि शाम के समय पता चला कि किशोर का एक्सीडेंट हो गया है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उमा के पिता खबर मिलते ही दौड़े चले गए। सब लोग अस्पताल गए। पता चला कि किशोर की सांसों की डोर टूट चुकी है। उमा मन में सोचती है, हे भगवान, ऐसी प्रार्थना तो नहीं की थी मैंने। सुंदरी भाभी को जब पता चला वह तो जैसे पत्थर हो गई थी। बेचारी सुंदरी भाभी, उनकी तो समझ में ही नहीं आया कि वह अपनी आज़ादी पर खुश हों या फिर अपने वैधव्य का दुख मनाए। एक आंसू न आया उनकी आंखों से, बुत बन गई थी बिल्कुल। ताईजी और ललिता जीजी तो अभी भी सुंदरी भाभी को ही कोस रहे थे। ताऊ जी एकदम खामोश थे। किशोर भैया के मृत शव को जब घर लाया गया तो उनके शव को देखकर सुंदरी भाभी के धैर्य का बांध ऐसा टूटा कि उनके करुण क्रंदन को सुनकर हम सभी की आत्मा तक छलनी हो रही थी। बड़ा ही मार्मिक दृश्य था। जब किशोर भैया को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, अमर भैया पर भी खबर पहुंच गई थी, सो अमर भैया भी आ गए थे। किशोर भैया को मुखाग्नि तो अमर भैया ही देंगे, माँ ऐसा बोल रही थी। कितना फर्क है दोनों भाइयों में, किशोर और अमर भैया में। किशोर जितना उद्दंड और दुष्ट था, अमर भैया उतने ही शांत और सौम्य थे। भाभी के मायके वाले अगले दिन ही आ पाए थे। ताईजी ने कितना बुरा भला कहा था सुंदरी भाभी के मायके वालों को, वो तो अमर भैया ने डांट कर चुप करा दिया था ताईजी को। वरना तो ताईजी तो न जाने क्या क्या बुरा भला कहती उन बेचारों को। भला उनकी क्या गलती? एक तो उनकी बेटी विधवा हो गई, उनको इतना गहरा सदमा लगा, ऊपर से ताईजी का व्यवहार। सुंदरी भोजी के घर वाले भैया की 13वीं तक हमारे यहाँ रुके, इस बात का बड़ा ही एहसान मान रहे थे भाभी के पिता, चाचा, भाई आदि। सुंदरी भोजी की माँ नहीं है। भोजी छोटी थी तभी माँ चल बसी थी। 2 भाइयों की इकलौती बहन है। दोनों भाई वह भी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं अभी। सुंदरी भोजी की चाची ही तीनों बच्चों का ख्याल रखती है। गरीब जरूर हैं सुंदरी भाभी के घर वाले, मगर संस्कार बहुत अच्छे हैं भाभी के परिवार के। 13वीं वाले दिन ताईजी फिर से झंझट करती हैं। सुंदरी भाभी के
पिता के पीछे पड़ जाती है कि अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाओ। हमारे घर में अब इसके लिए कोई जगह नहीं है। भाभी के पिता की आंखों में आंसू हैं। बेचारों ने जैसे तैसे तो अपने जवान बेटी की विवाह में खर्च करके विदा किया। वही बेटी आज विधवा हो गई है। गांव के कुछ लोग तभी जुबान से कह रहे थे, घर की इज्जत घर में रहने दो, अमर के नाम की चादर बहू के सिर पर डाल दो। तभी मोहल्ले की एक दादी ने कहा, शशि बाला, अमर के हाथ बहू को चादर डलवा दे। दादी की बात सुनते ही ताई जी तो आग बबूला हो गई और दादी पर भड़कने लगी और दादी को बोलती है, चाची, तुम्हें बहू पर इतना प्यार आ रहा है तो अपने घर ले जाओ, अपने लड़का से ब्याह रचा दो बहू का, पर मैं अपने अमर के नाम की चादर न डालने दूंगी इस कलमुही के सिर पर। अमर भैया भी चुपचाप बैठे हुए यह सब सुन रहे थे। अचानक वह उठे और कोने में रखी दराती उठाई, अपना अंगूठा काटकर भीतर महिलाओं में बैठी सुंदरी भाभी की मांग भर दी। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि वहां बैठा हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया था। चारों तरफ गहरी शांति छा गई। कुछ देर बाद महिलाओं में खुसुर पुसुर होने लगी। ताऊजी ने आगे बढ़कर अमर भैया को गले लगा लिया। सुंदरी भाभी के पिता की आंखों में जहां अब तक गम के आंसू थे, अब खुशी के आंसू आ गए थे। हम सब भी बेहद खुश थे। 13वीं के एक सप्ताह बाद अमर भैया सुंदरी भाभी को अपने साथ दिल्ली लेकर चले गए। जाने से पहले सुंदरी भाभी हम सभी से मिलने आई थी। मुरझा गई थी बिल्कुल। मम्मी ने भोजी को समझाया, बहू, अमर बहुत अच्छा है, ध्यान रखना अपना और अमर का। और हाँ, हम सबसे भी मिलने आती रहना। आज सुंदरी भाभी और अमर भैया के 2 प्यारे से बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बिल्कुल सुंदरी भोजी के ऊपर गए हैं। अभी उमा यादों के पन्नी पलट ही रही थी कि उसके फोन की घंटी बजती है और वह देखती है कि यह तो अमर भैया की कॉल है। उमा फोन रिसीव करके बोलती है, भैया प्रणाम, खुश रहो मेरी प्यारी बहना। और सुन, भाई दूज पर मैं और तेरी लाडली भाभी आ रहे हैं टीका करवाने। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। आज मेरी कानपुर वाली भौजी मेरे अमर भैया के साथ बहुत खुश है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।